नमस्कार और इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। वेस्ट बंगाल पोस्ट पोल वायलेंस, यानी चुनाव के बाद होने वाली हिंसा। एकदम सीधी बात करेंगे हम आज, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स, ऑफिशियल रिपोर्ट्स और संवैधानिक ढांचों के आधार पर। यहां कोई इधर उधर की बात नहीं होगी, कोई पक्षपात नहीं, क्योंकि इस मुद्दे की गहराई को समझना वाकई बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम 2026 चुनाव के तुरंत बाद के हालात पर नजर डालेंगे, फिर इलेक्शन कमीशन का एक्शन, बंगाल का अपना एक पॉलिटिकल हिंसा का इतिहास, दूसरे स्टेट्स के साथ एक कंपैरिजन, और आखिर में जो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल टकराव चल रहा है उस पर आएंगे। पहले हिस्से पर आते हैं, द 2026 इलेक्शन आफ्टरमैथ। जैसे ही चुनाव के नतीजे आए, राज्य में अचानक से अशांति और हिंसा का माहौल बन गया। एकदम से हालात आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे। आखिर जमीनी हकीकत क्या थी? नतीजे वाकई किसी ड्रामेटिक ट्विस्ट से कम नहीं थे। ये चार्ट देखिए, एक तरफ बीजेपी ने सीधे 207 सीट्स पर कब्जा कर लिया और दूसरी तरफ पिछले 15 सालों से सत्ता में रही टीएमसी सिर्फ 80 सीट्स पर सिमट गई। इस एक आंकड़े ने राज्य का पूरा पॉलिटिकल लैंडस्केप ही बदल कर रख दिया। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। और यहां से शुरू होता है नेताओं का नैरेटिव वॉर। दोनों ही पार्टियां बिल्कुल विरोधाभासी बातें कह रही थीं। एक तरफ टीएमसी का सीधा आरोप है कि ये पूरा इलेक्शन एक साजिश थी, मैंडेट को लिटरली लूटा गया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इसे एक ऐतिहासिक जीत बता रही है कि उन्होंने आखिरकार एक 15 साल पुराने शासन का अंत कर दिया। खैर, ये सिर्फ बयानबाजी तक नहीं रुका। इन क्लैश ऑफ नैरेटिव्स का नतीजा जमीन पर दुर्भाग्यपूर्ण हिंसा के रूप में निकला। आसनसोल और हावड़ा में टीएमसी ऑफिसेज में तोड़फोड़ की गई। संदेश खाली में तो 4 पुलिसमैन और एक सीएपीएफ जवान पर गोलियां तक चला दी गईं। सोचिए जरा। इसके अलावा बेड़ियाघाटा, डेबीपुर और न्यू टाउन जैसे इलाकों में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं की जान चली गई। मॉब वायलेंस, आगजनी, मतलब हालात बेहद खराब थे। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, इलेक्शन कमीशन टेक्स एक्शन। जब स्थिति इतनी बिगड़ गई तो इंस्टीट्यूशंस को एक्शन लेना ही था शांति बहाल करने के लिए। राज्य भर में वायलेंस बढ़ते देख चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी ने एकदम सख्त स्टैंड लिया। उनका क्लियर निर्देश था, जीरो टॉलरेंस, मतलब पोस्ट पोल हिंसा को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एकदम क्लियर और कड़क मैसेज। और इस सुरक्षा प्रतिक्रिया का स्केल कितना बड़ा था? 70,000। जी हां, 70,000। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने तुरंत 70,000 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जवानों को वहां रिटेन करने का फैसला किया ताकि राज्य को स्टेबलाइज किया जा सके। जमीन पर इन सख्त ऑर्डर्स का क्या असर हुआ? 3 इमीडिएट स्टेप्स उठाए गए। पहला, जो लोग हिंसा भड़काने में शामिल थे उनकी तुरंत गिरफ्तारी। दूसरा, स्टेट पुलिस और सेंट्रल फोर्सेस की कंटिन्यूअस पेट्रोलिंग। और तीसरा, जितने भी सेंसिटिव या वल्नरेबल एरियाज थे वहां सिक्योरिटी टाइट कर दी गई ताकि आगे आगजनी ना हो। आइए अब इस एक्सप्लेनर के तीसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर चलते हैं, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस। क्योंकि इस करंट क्राइसिस को पूरी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे हिस्ट्री में जाना होगा। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो पैटर्न थोड़ा डिस्टर्ब करने वाला है। 1970s में कांग्रेस रूल के टाइम साइनबाड़ी इंसिडेंट, फिर 1993 में लेफ्ट फ्रंट के दौरान मार्टर्स डे पुलिस फायरिंग, 2007 में सिंगूर और नंदीग्राम का खून खराबा, और अब 2026 की पोस्ट पोल हिंसा। मतलब सत्ता चाहे किसी की भी रही हो, पॉलिटिकल वायलेंस वहां लगभग एक नॉर्मल सी बात, एक स्ट्रक्चरल टूल बन चुकी है। एकेडमिक रिसर्च और एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इसके पीछे कुछ खास कारण है। यहां पर एब्सोल्यूट पॉलिटिकल पावर को कैप्चर करने की होड़ रहती है। आइडियोलॉजी या विचारधारा बहुत फ्लूइड है। लोग अपनी पार्टी और नेताओं से फियर्सली और इमोशनली जुड़े होते हैं। तो ये जो हिंसा है, ये बेसिकली पॉलिटिकल कल्चर में पूरी तरह से इनग्रेन्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से पर, कंपेयरिंग स्टेट इलेक्शन ट्रेंड्स। बंगाल के इस अनोखेपन को समझने के लिए इसे इंडिया के बाकी बड़े राज्यों के साथ कंपेयर करना बहुत जरूरी है। ये टेबल कमाल की इनसाइट देता है। उत्तर प्रदेश और कर्नाटका जैसे थिकली पॉपुलेटेड स्टेट्स को ही ले लीजिए, उनके रीसेंट इलेक्शंस रिलेटिवली काफी शांतिपूर्ण रहे हैं। गुजरात में भी कंप्लीटली पीसफुल माहौल रहा। लेकिन उसके ठीक उलट वेस्ट बंगाल में ये क्लैशेस देखने को मिले। इसका सीधा सा मतलब है कि चुनावी हिंसा ऐसी चीज नहीं है जिसे रोका ना जा सके। अब आते हैं आखिरी और सबसे क्रिटिकल हिस्से पर, द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंड ऑफ। इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव लेवल पर एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड कानूनी डेडलॉक बन चुका है।
इस पूरे टकराव की शुरुआत होती है इस एक बयान से। आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने ओपनली हार मानने से इनकार कर दिया। उनका सीधा आरोप है कि इलेक्शन कमीशन ने गड़बड़ी की है और उनके मुताबिक मैंडेट को लूटा गया है। अब नेचुरली इस जिद की वजह से एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल और लीगल डेडलॉक खड़ा हो गया है। ऐसे ग्रे एरिया में फंसने पर रास्ता कहाँ मिलता है? संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 164 इस मामले में क्रिस्टल क्लियर है। वो साफ कहता है कि चीफ मिनिस्टर पद पर बने रहने के लिए असेंबली में अपना बहुमत यानी लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी साबित करना एक अनिवार्य कानूनी शर्त है। इसी बीच ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, लेकिन कोर्ट ने सेंट्रल फोर्सेस को बनाए रखने की अर्जेंट अपील्स पर इंटरवेंशन करने से इनकार कर दिया। उन्होंने पॉइंट आउट किया कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना राज्य के पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का काम है और इसलिए उन्होंने इन अर्जेंट मैटर्स को सीधे कैलकाटा हाईकोर्ट की तरफ भेज दिया। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या कोर्ट्स, इलेक्शन कमीशन और इन संस्थाओं की दखलंदाजी इस दशकों पुराने स्ट्रक्चरल हिंसा के साइकिल को वाकई तोड़ पाएगी? सोचने वाली बात है। एक ऐसी समस्या जो पॉलिटिकल कल्चर में इतनी गहराई तक घुसी हो, क्या उसे सिर्फ कानूनी डंडे से ठीक किया जा सकता है? यही वो सवाल है जिसका जवाब अभी मिलना बाकी है। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया।